नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, किसी भी वेतन आयोग को लागू करने के लिए अगर सरकार नहीं मान रही है तो धरना प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं मान रही थी तो एक धरना प्रदर्शन किया गया था। तो 12 फरवरी 2026 को किया गया था। उस धरना प्रदर्शन के ठीक एक दिन बाद बोर्ड का अप्रूवल आ गया था, और वो भी 11 नए पे स्केल के साथ। अभी ये एक फायदा ये हो जाएगा कि अगर ये धरना प्रदर्शन होते हैं तो देखिए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन अगर होगा तो वो कोई एक नहीं करेगा। जैसे कि अभी कर्मचारियों की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से कर्मचारी, एक अधिकारी है, एक एम्प्लॉइज है। तो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज जब साथ में मिलकर चलते हैं तब धरना प्रदर्शन यहाँ पर ज्यादा कामयाब रहने की उम्मीद रहती है। फिलहाल साथ में है और धरना प्रदर्शन किया था तो उसमें फायदा मिला, लेकिन 23 मार्च की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाई। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल यूनियंस ज्यादा दबाव नहीं बना पाई एक दिन के धरने प्रदर्शन से। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 23 मार्च का जो धरना प्रदर्शन है वो कुछ तरीके से देखा जाए तो कुछ हद तक कमजोर था पहले वाले धरना प्रदर्शन से। तभी जाकर अगर जो मजबूत रहता तो आगे जाकर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन मिल जाती, 15% फिटमेंट भी मिल जाता, लेकिन कमजोर था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, दोनों आपस में एकता बहुत जरूरी है, तभी धरना प्रदर्शन मजबूत साबित होगा। ठीक है, अभी सरकार क्या करती है, दोनों को अलग अलग रूप से प्रस्ताव दे देती है अपनी तरफ से कि हम तुम्हारे लिए ये बेनिफिट्स देंगे थर्ड पीआरसी के बाद, और तुम्हारे लिए ये देते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या है, एकता तोड़ने की कोशिश करती है सरकार और ऐसे में अलग हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सरकार क्या ऐसा कर सकती है कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को अलग ऑफर दे देगी, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को अलग ऑफर दे देगी, और ऐसे में दोनों की एकता को तोड़कर धरना प्रदर्शन को कमजोर किया जा सकता है या फिर नहीं। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे कि 23 मार्च का धरना प्रदर्शन इसी वजह से कमजोर हुआ था या फिर कुछ और दिक्कत थी, या आने वाले जो प्रोटेस्ट वगैरह है जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो बीएसएनएल यूनियन, इस चीज को मानना सही रहेगा या फिर नहीं। एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को अलग अलग ऑफर देकर दोनों की एकता तोड़ सकती है या फिर नहीं। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोनों की एकता बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि दोनों को एक रखना बहुत जरूरी है। अगर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को अलग ऑफर देकर सरकार तोड़ने की कोशिश करती है इनकी एकता, तो दिक्कत हो सकती है। ये जो धरना प्रदर्शन है ये कोई काम में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। और जो बीएसएनएल यूनियन वगैरह ने इस चीज को लेकर, इस समस्या को लेकर कोई प्लानिंग की है या नहीं, वो देखते हैं वीडियो में। देखिए, बीएसएनएल में तीसरे पे रिवीजन यानी कि थर्ड पे रिवीजन का जो मुद्दा है न केवल कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है, बल्कि ये संस्थान के भविष्य और पेंशनर्स की गरिमा का भी सवाल है। मैनेजमेंट और सरकार अक्सर बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति पहले से काफी अलग है। ये पहले चलती थी लेकिन अभी नहीं। पहला पॉइंट, क्या सभी केडर्स एकजुट है? करंट यूनिटी स्टेटस से देख लेते हैं। देखिए, फिलहाल बीएसएनएल में एयूएबी, जो कि ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल है, एक मुख्य मंच के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें एग्जीक्यूटिव अधिकारी जो है और नॉन एग्जीक्यूटिव जो कि कर्मचारी है, दोनों शामिल हैं। समान मांग की अगर बात करूं तो दोनों ही ग्रुप एक ही मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। 1 जनवरी 2017 से जो पेंडिंग 15% बेनिफिट के साथ पे रिवीजन को लागू करना। ठीक है, दोनों को एक ही चाहिए, एक ही उद्देश्य है दोनों का, तो दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। पेंशनर्स के अगर जुड़ाव की बात करूं तो पे रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए पेंशनर्स एसोसिएशन भी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी तो साथ में चल ही रहे हैं, इनके साथ पेंशनर्स यूनियन भी साथ में चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी 1/1/2017 की इफेक्टिव डेट के साथ थर्ड पीआरसी का लाभ चाहिए, और सीधे तौर पर पे रिवीजन से जुड़े हैं, क्योंकि पे रिवीजन के बाद ही पेंशन रिवीजन होगा, ऐसा सरकार का भी तर्क है और नियम भी यही कहता है। तो इसीलिए वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है और इसी उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। चुनौती क्या है, सरकार ने अक्सर ये तर्क दिया है कि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए पे रिवीजन नहीं दिया जा सकता। लेकिन यूनियन का तर्क है कि 4G और 5G सेवाओं में देरी के लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है, मैनेजमेंट के डिसीजन जिम्मेदार है, कर्मचारी नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सरकार की कमजोर करने की जो प्लानिंग है और उसका कैसे मुकाबला करना है वो देख लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि मैनेजमेंट किसी एक केडर, जैसे कि केवल लोअर ग्रेड के लिए कुछ छोटे फायदे का प्रस्ताव देता है ताकि वे आंदोलन से हट जाए। ठीक है,
आंदोलन से अगर हटाया गया या फिर हटा दिया गया उनको तो आंदोलन कमजोर पड़ जाता है, इसलिए इनको ऑफर दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। इससे इससे बचने के लिए यूनियन कुछ अपनी तरफ से कुछ प्लानिंग कर रही है, कुछ भी अपनी नीति अपनाएगी, जैसे केवल अधिकारियों या फिर केवल कर्मचारियों को कुछ राहत दी जाती है कोई भी सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर यूनियन क्या करेगी, एक एजेंडा सभी के लिए पे रिवीजन या फिर किसी के लिए नहीं का संकल्प लेती है। ठीक है, यानी कि सभी को यह एहसास दिलाती है कि या तो सभी के लिए समान फिटमेंट या फिर पे रिवीजन की डिमांड करेंगे या फिर किसी को कुछ नहीं देने की बात कहेंगे। ठीक है, सहमति में देरी के लिए चर्चाओं को लंबा और खींचकर उत्साह कम करने की कोशिश करती है सरकार अक्सर। इस पर जो यूनेस है उसका एजेंडा क्या कहता है, देखिए, समय समय पर लंच आवर प्रदर्शन और ट्विटर कैंपेन के जरिए दबाव बनाए रखना, यानी कि कभी कभी बीच बीच में अगर ऐसा होता है कि सरकार ऑफर देने की कोशिश कर रही है या फिर जो टाइम लिमिट है उसको लंबा खींच कर, जैसे कि थर्ड पीआरसी का टाइम लिमिट लंबा खींचा जा रहा है, इससे क्या है कि इनका उत्साह भी कम हो रहा है, डिमोटिव हो रहे हैं कर्मचारी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें बीच बीच में यानी कि कर्मचारियों को बीच बीच में लंच टाइम प्रदर्शन करना चाहिए, इससे दबाव बना रहता है। वित्तीय स्थिति का डर भी दिखाती है सरकार, घाटे का हवाला देकर जो कर्मचारी है और पेंशनर्स को डरा रही है कि कंपनी मुनाफे में नहीं है, घाटा बहुत लपक के मतलब ज्यादा ही चल रहा है घाटा। इस स्थिति में अगर थर्ड पीआरसी लागू किया जाए तो ऐसे में कंपनी डूब सकती है, इस प्रकार का डर भी बताती है सरकार। तो देखिए, यहाँ पर जो यूनियन है उनका तर्क है कि सेकंड पीआरसी की जो अनोमलीज है, जो कमियां है, वो थर्ड पीआरसी के अधिकार को सर्वाइवल से जोड़ना एक हिसाब से देखा जाए तो गलत है। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट है, आज की ताजा स्थिति की बात कर लेते हैं, करंट अपडेट 2026 की। 2026 की शुरुआत तक बीएसएनएल में 4G रोलआउट और 5G की दिशा में बढ़ते कदमों ने कर्मचारियों की उम्मीद जगाई है, क्योंकि 2025 में एक नोट तैयार हो गया था और 2026 में थर्ड पीआरसी का जो आगे बढ़ने का चरण है, ये जो आगे बढ़ने की प्रोसेस है वो काफी तेज है। इसमें एकजुटता का भी संदेश दिया गया है, जैसे कि जो मीटिंग्स हुई है उनमें स्पष्ट किया गया है कि यदि सरकार जल्द ही पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो सभी संगठन मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल या फिर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कह रहे हैं या फिर आगे की प्लानिंग चल रही है, ये 23 मार्च को ही करनी थी मेरे हिसाब से। अगर वो कर देते तो आगे जाकर ये जो अभी स्थिति बन रही है कि कोई ठोस परिणाम निकल कर नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति नहीं बनती। आपका क्या जवाब है, आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो पेंशनर्स की भूमिका की अगर बात करूं तो पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर अदालत और संचार मंत्रालय पर अलग अलग तरीके से दबाव बना रही है, जिससे सरकार पर दोहरा दबाव बन रहा है। यानी कि एक तो अदालती कार्यवाही भी हो रही है पेंशनर्स के लिए, 30 मार्च 2026 को एक अंतिम सुनवाई भी आने वाली है, जो कि उसी तरफ से दबाव बनाया जाएगा और दूसरी तरफ से पॉलिटिक्स में भी दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, अभी चौथे पॉइंट की बात करते हैं, एकता बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए। एकता को टूटने से बचाने के लिए सबसे पहले तो फील्ड लेवल पर कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि पहले तो सभी को मिलकर मीटिंग्स का आयोजन करना चाहिए। सर्किल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की ज्वाइंट मीटिंग्स नियमित रूप से डेली यानी कि हर हफ्ते कराई जाए, ताकि ये एकजुटता ना टूटे। ठीक है, एकजुटता टूटेगी तो आगे जाकर जो आप विरोध प्रदर्शन करोगे वो कोई काम में नहीं आने वाला। ठीक है, सबसे पहले दूसरा पॉइंट है अफवाहों से बचाव, यानी कि जो भी अफवाह उड़ रही है कि थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगा, जो भी अफवाह उड़ा रहे हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज कभी हट ही नहीं सकता क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है, तो ऐसी अफवाहों पर केवल अधिकृत यूनियन एसोसिएशन के सर्कुलर पर भरोसा करें। एक हिसाब से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो गलत सलत जानकारी डाल रहे हैं उनसे बचें। ठीक है, पेंशनर्स के साथ तालमेल की अगर बात करूं तो क्योंकि वर्किंग कर्मचारियों का कल आज के पेंशनर्स जैसा होगा, इसलिए उनके संघर्ष को अपना संघर्ष मानना अनिवार्य, यानी कि देखा जाए तो कर्मचारी और पेंशनर्स को कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर जो विरोध प्रदर्शन करना चाहिए देखा जाए तो। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह आती है कि सरकार कोशिश हमेशा आंदोलन को बांटने की रहेगी, सरकार की कोशिशें हमेशा आंदोलन को बांटने की रहेगी, लेकिन इस बार पेंशन रिवीजन और पे रिवीजन का मुद्दा इतना गहरा हुआ है कि किसी एक वर्ग को पीछे हटने का मतलब यह है कि अपनी पूरी भविष्य की सुरक्षा खो देना। यानी कि अगर कोई सरकार कुछ लालच देती है और कोई
एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज को दे रही है या फिर पेंशनर्स को दे रही है, तो ऐसे में पेंशनर्स अगर हट जाते हैं तो ये जो एकजुटता है ये कमजोर हो जाएगी और आगे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का हटना नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।